हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हो। आप लोग कैसे हो ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आज शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। पिछली क्लास में आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को अर्थ पढ़ाया था और अर्थ की सारी डिसकंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा दिया था, है ना। लाइक मोहो, कॉनरॉड, है ना, ये सब मैंने पढ़ाया था। उसके बाद आज आप लोगों को अब यहाँ से शुरू करना था अपनी एनसीईआरटी सीरीज़ में। एक मिनट, हाँ, यहाँ से ज्वालामुखी व निर्मित उसके स्थल स्वरूप, है ना। तो स्थल रूप ज्वालामुखी और उससे निर्मित स्थल रूप से हम लोगों को पढ़ना था। और उसके बाद ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को अगर जो भी बच्चे नए जुड़े हैं मैं उनको बता देती हूँ कि आप लोगों को इस चैनल पर यूपीएससी, ठीक है, और यूपीपीएससी के पर्सपेक्टिव से आप लोगों को यहाँ पर एनसीईआरटी सीरीज़ मैंने शुरू की है। ठीक है, उसी एनसीईआरटी सीरीज़ के तहत आप लोगों को सबसे पहले ज्योग्राफी कंप्लीट करवाई जा रही है। ठीक है, इसी चैनल पर एनसीईआरटी ज्योग्राफी करके एक प्लेलिस्ट बनी है जिसमें अभी तक 2 या 3 लेक्चर हुए हैं, मतलब 2 या 3 दिन मैंने वो क्लास ली है और अभी आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 ही चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पर जाके उसको कंटिन्यू करके पढ़ सकते हो और मेरी क्लास में डेली सुबह 8 बजे आप लोग जुड़ सकते हो। ठीक है, तो आप लोग इसमें जो डेली सुबह मॉर्निंग 8 बजे आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी, मतलब इसी चैनल पर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आप लोगों को डेली सुबह 8 बजे ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को जो भी बच्चे नए जुड़े हैं वो प्लीज़ थोड़ा इस चैनल पर ठहरें, मेरी बातों को सुने। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, ठीक है, कुछ समझ में आए, तभी लास्ट में लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, बाकी जो भी बच्चे मेरे जुड़े हैं वो उन लोगों को पता है कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ। ठीक है, और सुनो, ये टॉपिक आज का इस चैप्टर का आखिरी है, मतलब कल इससे जुड़े आप लोगों के पास पीवाईक्यू क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, मैं मतलब खुद भी बना सकती हूँ या फिर देखूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं तो वो भी लेके आऊँगी। आए हैं क्या, मतलब आए ही हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को मेंस के 2 क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोग एक का या 2 का, मतलब जितने मन करे उतना, अगर नहीं आंसर राइटिंग फॉर्मेट में लिख पा रहे हो तो जैसा आप लोगों ने समझा है वैसा आप लोग लिख कर, ठीक है, लिखेंगे। उसके बाद मैं शायद कल एक अपनी टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डाल दूंगी अपनी वीडियो में, आप लोग उसी पर सेंड भी करेंगे। ठीक है, खैर वो कल की अपडेशन है तो कल बता दूंगी मैं। तो आज अब पढ़ते हैं, बाकी आप लोग कल मैं देखूंगी कि कैसे आप लोगों का आंसर राइटिंग रिव्यू करना है मुझे। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखो, ज्वालामुखी, एक मिनट, ज्वालामुखी व उससे निर्मित स्थल रूप। अब यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है, प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। आपने अनेक बार ज्वालामुखी के चित्र देखे होंगे, अब थोड़ा अपने दिमाग में इमेजिन करो, देखे हैं कि नहीं देखे हैं? भाई देखे हैं, सभी ने देखे होंगे, है ना। तो आप लोगों ने मतलब रियल में जाके नहीं देखा होगा लेकिन चित्र तो देखा ही होगा, तो वो उसी की बात कर रहा है। ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से निकलकर गैस, राख और तरल चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल पर पहुँचता है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है कि ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से निकलकर गैसें, राख, तरल चट्टानी पदार्थ और लावा पृथ्वी के धरातल पर पहुँचता है, तो वो ज्वालामुखी वाला स्थान हो जाता है। ठीक है, यदि यह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो या अभी निकल रहा हो तो वह ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। हाँ भाई, ये तो आप लोगों को लाइन एज इट इज समझ में आ रही होगी कि अगर कोई एक्टिव चीज़ है, ठीक है, मतलब एक्टिव का मतलब जो काम अभी हो रहा है। ठीक है, मान लो कि अभी हम पानी पी रहे हैं तो मतलब हम लोग पानी पी रहे हैं, उसमें हम पानी पीने के लिए एक्टिव हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर पृथ्वी के अंदर से अभी प्रेजेंट टाइम पर राख, लावा, गैसें ये सब निकल रही हैं तो वो वोल्केनो क्या हो जाता है, वो वोल्केनो हो जाता है सक्रिय ज्वालामुखी, यानी कि एक्टिव वोल्केनो। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल में पहुंचते हैं। अब आप लोगों को थोड़ा दुर्बलता मंडल को समझने में एक थोड़ी दिक्कत आ रही होगी। कल मैंने आप लोगों को पृथ्वी की लेयर्स के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, अब मेरे साथ एक बार रिकॉल करने की कोशिश करो। मैंने आप लोगों को 3 लेयर बताई थी। पहला सभी को याद होगा, क्रस्ट, ठीक, उसके बाद मेंटल, उसके बाद कोर। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था कि इन सबको आप लोग अपर और इनर में डिवाइड कर लोगे। ठीक है, अब अपर और इनर की डिवाइड कर लिया गया। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि क्रस्ट का जो मोटाई है, मतलब, ठीक है, तो वो कितनी है, लगभग 30 किलोमीटर तक है। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद मैंने क्या बताया था कि मेंटल की जो मोटाई है वो 35 से, ठीक है, और 2900 किलोमीटर तक है, ठीक, 2900 किलोमीटर तक है। इसी तरह कोर की जो मोटाई है वो लगभग 5010 से, ठीक है, 5010 से लगभग 6000 तक है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। 6000 क्या मतलब, मैं लिखे दे रही हूँ, एग्जैक्ट 71 किलोमीटर तक है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है। अब दुर्बलता मंडल देखो किसको बोलते हैं। दुर्बलता मंडल यानी कि आप लोगों को क्रस्ट की ऊपरी परत की लेयर दिख रही है, ठीक है। तो क्रस्ट की ऊपरी परत की लेयर कहाँ पे एंड होती, 35 किलोमीटर पर एंड होती। तो हम लोगों को ऊपरी परत से तो कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दुर्बलता मंडल कहाँ से है, दुर्बलता मंडल जो होता है वो 100 किलोमीटर से लेकर और 350 किलोमीटर तक होता है। अब आप लोगों को नहीं लगता कि 100 किलोमीटर में हम लोग कहाँ पर आ जाए, 100 किलोमीटर से अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो कहाँ पर होंगे, हम लोग कहाँ पर होंगे, इनर क्रस्ट पर होंगे, ठीक है, इनर क्रस्ट पर होंगे और अपर मेंटल पर होंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो यही है दुर्बलता मंडल, इस क्षेत्र को दुर्बलता मंडल बोलते हैं। अगर दुर्बलता मंडल को लेकर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ये याद रखोगे, ठीक है, कि कितना ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक। अब मैंने आई होप आप लोग समझ गए हो दुर्बलता मंडल के बारे में। अब मैं अपनी लाइंस को आगे फिर से स्टार्ट करूँगी। तो देखो, दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। अब दुर्बलता मंडल का एग्जैक्ट मीनिंग आप लोगों को समझ में आ चुका है कि कहाँ से कहाँ तक है, तो उस पर अब हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं, ठीक है। जब तक यह पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में है यह मैग्मा कहलाता है। हाँ, अब देखो इंपॉर्टेंट लाइन फिर से आ गई। मान लो कि ये धरातल है, ठीक है ना। तो और उसके बाद ये अंदर की लेयर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मान लो इस वाले क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, यानी कि वॉल्केनिक एरप्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है ज्वालामुखी का फोकस, आप लोगों को सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। और ये हो गया इसका क्या, एपिसेंटर, ठीक है। अब ज्वालामुखी जब, सॉरी ये ज्वालामुखी नहीं, मैं भूकंप के बारे में बताने लगी, एक मिनट रुको। मान लो ये है पृथ्वी की कोई भी इनर टुकड़ा, ठीक है, मतलब इनर पार्ट। तो उसके बाद अब यहाँ पर ये अपर पार्ट यानी कि क्रस्ट, ठीक है। अब यहाँ से वोल्केनो यानी कि लावा निकलने वाला है, ठीक है। यानी कि पृथ्वी की अंदर वाली लेयर में क्या हो रहा है, पृथ्वी के अंदर खूब ज़्यादा दाब पड़ रहा है और उसके बाद पृथ्वी गर्म हो रही है और यहाँ पर एक वोल्केनिक एरिया है, यहाँ यानी कि यहाँ से ज्वालामुखी निकलता है, ठीक है। तो अब यहाँ से लावा गर्म हुआ और लावा गर्म होकर धीरे धीरे सरफेस के ऊपर आ रहा है। तो जब तक वो ये इनर क्रस्ट तक है, ठीक है, तब तक क्या है, एनसीईआरटी क्या बोल रही है, तब तक वो मैग्मा है, ठीक है। और जैसे ही वो क्रस्ट के ऊपर धरातल पर यानी कि सरफेस पर आ जाता है, वो क्या हो जाता है, लावा हो जाता है। यही बात आप लोगों को ये एनसीईआरटी की लाइन समझाना चाह रही है, और प्लीज़ फोकस कर लेना इन लाइन्स पर, क्योंकि ऐसे ही स्टेटमेंट पर देकर आप लोगों के क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। अब आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई हैं कि जब तक यह पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में है या मैग्मा है, और जैसे ही यह सरफेस के ऊपर धरातल पर पहुंचता है, ये क्या हो जाता है, लावा हो जाता है, ठीक है। वह पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है उसमें लावा प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़े और मलबा, ठीक है, यानी कि ज्वल खंडास्मि। आप लोगों को मैंने ज्वालामुखी में क्या क्या चीज़ें होती हैं प्रीवियस क्लास में पढ़ा दिया है मैंने, फिर भी एक बार देख लो। उसमें ज्वालामुखी बम, राख, धूल कण, गैस, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक, है ना। उसके बाद क्लोरीन, हाइड्रोजन, आर्गन, है ना। उसके बाद भी लिख लो CO2 लिख लो, ठीक है, वाटर वेपर लिख लो, ठीक है, वाटर वेपर लिख लो। उसके बाद नाइट्रोजन लिख लो, नाइट्रोजन तो खैर इसमें लिखा भी है, ठीक, कैल्शियम लिख लो। ये सारे पदार्थ आप लोगों को ज्वालामुखी उद्गार के टाइम पर लावा से निकलकर जो पृथ्वी पर आते हैं उसमें मिल जाते हैं, ठीक है। अब ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल के पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखी को वर्गीकृत किया गया है। कुछ ज्वालामुखी निम्न प्रकार से हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब पहले मैं आप लोगों को ऊपर वाले पैरा की एक शॉर्ट नोट्स बनवा दे रही हूँ, आप लोग बना लीजिएगा अपने साथ बुक में ही, या फिर कहीं पर भी आप लोग जहाँ पर लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा, ठीक है। देखो पहला पॉइंट आप लोग क्या लिखोगे, अपर मेंटल, ठीक है, अपर मेंटल, ठीक है। उसके बाद अपर मेंटल में जो तरल चट्टानी पदार्थ होता है, तरल चट्टानी पदार्थ जो होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मैग्मा। समझ में आ रही है बात,
कि अपर मेंटल में जो तरल चट्टानी पदार्थ अपर मेंटल तक जब तक है तब तक उसको क्या बोलेंगे, मैग्मा बोल रहे हैं। ठीक है। हम उसके बाद दूसरा पॉइंट लिख लो, जैसे ही वो सरफेस पर आया, ठीक है, याद करके बताओ कमेंट बॉक्स में कि वो क्या हो गया, वो हो गया लावा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद अब पृथ्वी पर लावा जो है वो ठंडा होता है। ठीक है, ठंडा होकर वो क्या बनता है, ज्वल खंडास्म इसको बोलते हैं, यानी कि पायरोक्लास्टिक डेब्रिस। ठीक है, डेब्रिस ये बोलते हैं। ठीक, अब इसमें होता क्या क्या है, एनसीईआरटी की इस वाले स्टेटमेंट से सीधे यूपीएससी क्वेश्चन बना चुकी है। 2024 का क्वेश्चन है, कल मैं लेकर भी आऊँगी, आप लोगों को साफ साफ दिखाऊंगी। ठीक है, तो उसमें क्या क्या होता है अब देख लो। पहले ज्वालामुखी बम, ठीक है, राख, ठीक, धूल कण, ठीक, गैस, उसके बाद नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, हाइड्रोजन, आर्गन, CO2, वाटर वेपर, ठीक, वाटर वेपर, फिर शैलखंड। इतना आप लोग प्लीज़ लिखकर नोट डाउन कहीं छोटा छोटा कर लेना, जहाँ पर मैंने लिखा है उसी तरह बुक में ही नीचे लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जब बुक फिर से रिवीजन करोगे वो आप लोगों के रिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लो, ज्वालामुखी जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला आप लोगों ने पढ़ा सक्रिय, ठीक है, और दूसरा सुप्त। ठीक है, सुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, अब सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें क्या बताया था लाइन में, एनसीईआरटी की लाइन है, जिसमें अभी अभी लावा निकल रहा हो पृथ्वी पे, तो वो हो गया सक्रिय। अब सक्रिय में आप लोगों को 1-2 एग्जाम्पल याद रखने जरूरी हैं हमेशा के लिए। पहला मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ाते टाइम शुरू में ही बताया था, वो क्या था, बैरन द्वीप, वो कहाँ पर है, अंडमान निकोबार, भारत। ठीक, अंडमान, ये सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। उसके बाद आप लोग माउंट एटना याद रखोगे, एटना इटली। ठीक, तो ये इतना याद रखोगे, ये 2 हो गए सक्रिय ज्वालामुखी के एग्जाम्पल। उसके बाद सुप्त में आप लोग फुजियामा याद रखोगे, जापान का। ठीक है, तो आई होप अब आप लोगों को ये चीज़ें इतनी समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, और एक कैटेगरी और होती है मृत की। ठीक है, ठीक, यानी कि डेड वॉल्केनिक की, उसमें आप लोग माउंट पोपा याद रखोगे, पोपा। शायद एग्जैक्टली आप लोगों को ये पता भी होगा कहाँ पर है, म्यांमार में है। ठीक है, तो ये म्यांमार में है। अब आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब जो वॉल्केनिक स्थलकृतियाँ हैं, ठीक है, उसके यानी कि वॉल्केनिक लैंडफॉर्म जो है उसके बारे में हम लोग अब इस पैरा से पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ के लेक्चर को समाप्त करेंगे। ठीक है, अब देखो सील्ड ज्वालामुखी के बारे में एनसीईआरटी क्या कह रही है, फिर मैं आप लोगों को एक बार पढ़ लूँ, फिर मैं आप लोगों को इसके भी शॉर्ट नोट्स बुलेट पॉइंट में लिखवा दूंगी। ठीक है, देखो बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखी सील्ड ज्वालामुखी का सबसे विशाल है। ठीक है, यानी कि अब बेसाल्ट प्रवाह आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि बेसाल्ट प्रवाह क्या है। देखो बेसाल्ट कैसे बनते हैं, बेसाल्ट बनने की जो प्रोसेस है उसमें क्या है, तरल लावा जो है वो ठंडे होने पर क्या बेसाल्ट बनते हैं। तो बोला क्या है, बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर, यानी कि इनको अब छोड़ दो, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखी में सील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल होते हैं। ठीक, तो ये लाइन ये बोल रही है। इसमें हवाई द्वीप इसके एग्जाम्पल है, यानी कि इसके सबसे अच्छे उदाहरण है। ये अब याद रखोगे, सील्ड ज्वालामुखी का हवाई द्वीप सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने पर बनते हैं। ठीक, एनसीईआरटी खुद भी बता दी, यह लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है। ठीक है, और इसी कारण इन ज्वालामुखी की ढाल जो है वो तीव्र नहीं होती है। ठीक है, यदि किसी तरल निकास यानी कि वेंट से पानी भीतर चला जाता है तो ये ज्वालामुखी विस्फोटक भी हो जाते हैं। ठीक है, अन्यथा यानी कि नहीं तो कम विस्फोटक होना ही इनकी विशेषता है। यानी कि अब नेचर में सील्ड ज्वालामुखी के बारे में 2-3 पॉइंट इसने खुद ही बता दिए। पहला, ये बेसाल्ट लावा को छोड़कर पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा और सबसे सक्रिय है। ठीक है, उसके बाद
क्या एक एग्जाम्पल क्या बताया, हवाइन आइलैंड इसका एग्जाम्पल बता दिया। उसके बाद इन्होंने क्या बताया कि ये ढाल इनकी तीव्र नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बताया, ये कम विस्फोटक प्रकृति के होते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या बताया कि देखो इन ज्वालामुखी से लावा फव्वारे के रूप में बाहर आते हैं और निकास पर एक शंकु यानी कि कोन बनाता है, जिसको सिंडर शंकु यानी कि सिंडर कोन के रूप में जाना जाता है। तभी तो ये सिंडर शंकु वाली एक स्थलाकृति बनाते हैं, क्योंकि इनके मुख पर क्या होता है, एक शंकु तरह यानी कि कोन की तरह स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। मैं आप लोगों को इसकी इमेज दिखाना चाहूँगी। ये है, आप लोग देख सकते होगे, ये इसकी एक स्थलाकृति, ठीक। अब आप लोगों को एक मिनट रुको।